Assalamualaikum. Good evening, everyone. So there are last few days remaining for the JKS prelims 2025. In these 20 days, what should be your strategy? What are the things you should consider in these 20 days? तो उन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, उसके लिए मैं आया हूँ. Inshallah, we will see how I can help you. First of all, if we consider, almost there are 20 days remaining now for the JKPSC prelims. देखिए, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अभी तक आपने जो है बेसिक्स आपके कवर हो गए होंगे. फॉर एग्जांपल अगर उनकी बात करेंगे कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर की होगी, उस पर बात करेंगे. उसमें से पहली बात ये है कि आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी ऑलरेडी, सबसे बेसिक. उसके बाद जो हमारी मेन बुक्स है, यानी कि लक्ष्मीकांत, मैं उन बुक्स का नाम अभी नहीं लूँगा. लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, ठीक है. ऐसे ज्योग्राफी के लिए जो है वो 2-3 एनसीईआरटीज प्लस जीसी लियोंग है. तो वो सब हमने बहुत बार डिस्कस किया है. तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप लोगों ने जो है एनसीईआरटीज भी पढ़ी होंगी ऑलरेडी. आप लोग जो है जो बेसिक बुक्स है, रेफरेंस बुक्स, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, ठीक है. उसके बाद जो है आपने कुछ मॉक टेस्ट्स भी ऑलरेडी दिए होंगे. मॉक टेस्ट्स आपने मे बी फॉरम आईएएस के, विजन आईएएस के, या अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के दिए होंगे ऑलरेडी, ठीक है. तो ये मैं ऑलरेडी जो है इस चीज पे बात नहीं करूंगा, ये चीजें आपने ऑलरेडी की होंगी, ठीक. अभी जिस पे हम बात करेंगे वो है इन 20 दिनों के लिए, इन 20 डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पे बात करेंगे, ठीक है. देखिए, अगर हम पेपर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, पेपर को अगर हम डिवाइड करेंगे, उसमें हमारा जीएस पेपर आता है और हमारा सीसैट पेपर आता है. जीएस जो है ये दो चीजों पे निर्भर होता है. एक है स्टैटिक पोर्शन, दूसरा है हमारा करंट पोर्शन. सीसैट का ऑलरेडी हमने जिक्र किया, ठीक. स्टैटिक पोर्शन में अगर मैं बात करूंगा, ऑलमोस्ट 70% जो है वो हमारा स्टैटिक पोर्शन हो जाता है, और करंट जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% मान लो. यहां पे भी हम बोल सकते हैं 60 to 70%, ठीक है. अब इस चीज पे हम बात करेंगे कि ये स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन में अभी इन 20 डेज में हमें करना क्या है. ये दलील में बोल रहा हूँ, ये जस्ट बैकग्राउंड देने के लिए कि जो मुझे आगे बात बोलनी है, मेन फोकस उसी पे करते हैं, ठीक है. तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर मैं जो ये स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन करना है, या मैंने किया है ऑलरेडी, तो मुझे किन एरियाज पे अभी के टाइम पे फोकस करना है, ठीक है. यहां पे जो है, यहां पे कुछ जगह है जो हाईली रिवार्डिंग है प्रीलिम्स में, ठीक है. हाईली रिवार्डिंग है, उनकी तरफ बहुत ध्यान देना है, और जो मैं यहाँ पे बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में सबसे पहला जो मेन हमारा प्रीलिम्स में जिस पे ध्यान होना चाहिए इन 20 दिनों में, वो है पॉलिटी. पॉलिटी में किन चीजों पे? सर हमने तो सारी पॉलिटी पढ़ी है, मेरे पास पॉलिटी यहाँ पे पढ़ी है, मैं लिखाऊंगा आपको कि इसमें मेन चीज है हमारे जो वो टॉपिक्स जो आपको अनकन्वेंशनल लगते हैं. अनकन्वेंशनल टॉपिक्स मतलब हो गया डीपीएसपी सब पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स सब पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सब पढ़ेंगे. अनकन्वेंशनल टॉपिक्स कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हमारा क्या आता है? हमारा यूपीएससी आता है, स्टेट पीएससी आता है, हमारा क्या विजिलेंस आता है. ये सारी कमिटीज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज आएगी. अब कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज आएंगी, यहां पे आ जाएगा हमारा क्या, नीति आयोग, ठीक है. ये सारी कमिटीज का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये हो जाएगा, ठीक है. तो ये जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स कुछ है पॉलिटी में, पहले अभी इन पे ध्यान दो. उसके बाद सेकंड चीज, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए. सेकंड चीज, और इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, सेकंड चीज हमारी आनी चाहिए किस पे? जो पहले मैंने बोला, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है.
इस पे क्यों बात आएगी, क्योंकि अगर आप पिछले पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे, अगर आप पिछले पीवाईक्यूज में जाओगे, पीवाईक्यूज से हम आपको क्या मिलेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स, इसमें जो आर्टिकल्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीपीएसपीज में आप चेक करोगे आर्टिकल्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके लिए फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये आर्टिकल्स जो है इनको अच्छे से रिवाइज करो, जो मेन है डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। सेकंड पार्ट जो है फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्स के, अगर बहुत सारे लोगों ने वो एक शॉर्टकट याद रखा होगा, क्या है वो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अभी मैं इन शॉर्टकट्स में जाऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने तरीके से कश्मीरी में भी कुछ शॉर्टकट्स आर्टिकल्स के बनाए थे या उर्दू में बनाए थे, ठीक है, कुछ ऐसे ही फनी वे में बनाए थे, तो वो खुद के लिए एग्जाम में यूज करने हैं शॉर्टकट्स। किन चीजों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, डीपीएसपीज के लिए, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए, या शेड्यूल्स के लिए। जब हम ये कर दें, अलग अलग आर्टिकल्स के लिए अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स हमने बनाए हुए। तो इन चीजों पे अभी पॉलिटी में अनकन्वेंशनल चीजें जो हमें थोड़ी सी अजीब लगती है, उन चीजों पे ध्यान रखना है। सेकंड, जो हमारा मेन पार्ट है पीवाईक्यूज एनालाइज करके, जो हमें लगता है इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रायोरिटी क्या होगी हमारी, थोड़ा समराइज करते हैं, ठीक। पॉलिटी, सेकंड इकोनॉमी। अभी हम सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता हो, मैं अभी करंट पे गया ही नहीं हूं, ठीक है। इकोनॉमी जो हमारी मेन, जो हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, एक तो आप ये रिवाइज करोगे अभी के टाइम पे, यू विल रिवाइज 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर जो आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए होंगे, या आपके पास जो ऑलरेडी मटेरियल, जैसे कि मैंने श्रीराम के नोट्स पढ़े थे, कोई जो है मुरनाल सर के नोट्स पढ़ता है, ठीक है। तो अलग अलग, ये कोई मसला नहीं है, कोई भी नोट पढ़ सकता है, बट जो आपने रिवाइज किया होगा उसके अगर शॉर्ट नोट्स बनाए, उनको आज रिवाइज करो, ठीक है। थर्ड चीज यहां पे बहुत अहम ये देखनी है कि पीवाईक्यूज को देख के रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप लास्ट ईयर्स में पीवाईक्यूज में जाओगे, यहां पे जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों मिक्स्ड आता है। यानी अगर एनपीसीआई आपने पढ़ा होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आपने ये पढ़ा होगा, यहां पे आप चेक करोगे एनपीसीआई का, आपको एक ऑप्शन यूपीआई का आएगा, एक एनपीसीआई का आएगा, तीसरा जो है वो स्टैटिक का कोई ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बट इसको क्या मिला के, इसको स्टैटिक पोर्शन के पास मिला के, स्टैटिक प्लस करंट मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड जो प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए इन दिनों में, वो आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हम पहुंचेंगे वो है ज्योग्राफी। आपका ज्योग्राफी में मेनली आप याद रखोगे, एक तो आपका मैपिंग वाला पार्ट, और दूसरा जो हाई रिवार्डिंग पार्ट इसमें है, हाईली रिवार्डिंग पार्ट इसमें जो मुझे लगता है वो है क्लाइमेट में बहुत सारे क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे हमने देखा कि कितना इरेटिक क्लाइमेट है, स्नोफॉल पहले हुआ था, अब बीच में नहीं हुआ, अब लास्ट पे हो रहा है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये कितनी इरेटिक है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्लाइमेटिक वाला, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें करंट का भी, लेकिन अभी जो है हम स्टैटिक पे फोकस करेंगे। तो ज्योग्राफी में जो मेन पार्ट्स है, एक तो ये वाले पार्ट्स है, दूसरा ओशंस की बात करेंगे, उन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा जो है मैपिंग वाला। मैपिंग में जिसने करंट अफेयर्स मेंस 365 या पीटी 365 मेनली सारे पढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, एक अपनी पीटी 365 में एक बुक आती है मैपिंग की, या हर किसी जो मंथली मैगजीन है उसमें एंड पे एक पेज आता है जहां पे मैप बना होता है। उस मैप पे अलग अलग जो है डायरेक्शंस ऑलरेडी दी होती है, ये लोकेशंस दी होती है। तो उन लोकेशंस को एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो उनको लास्ट के दिनों में, ठीक है। इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के दिनों में रिवाइज ही करना है और कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी आपने, मैं ये समझ रहा हूं ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और मेनली ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक चेंजेस है, ओशंस है, ठीक है, ये जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है, वो सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहां तक फिर से समराइज करेंगे, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर हम आए जियोग्राफी पे। चौथा जो है मॉडर्न हिस्ट्री
और फिर उसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद में आऊंगा एंशिएंट पे। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है सर, इसमें लास्ट के दिनों में कहां पे फोकस करें? जिस जिस स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम के जो लास्ट समरी पेजेस होते हैं, लास्ट समरी पेज, यानी हर 1857 आप पढ़ो, रिवोल्ट ऑफ 1850, उसके लास्ट में समरी एक होती है, एक पेज की या 2 पेज की होती है। मैंने सब सारे चैप्टर्स की वो जो समरी है उसके नोट्स बनाए थे खुद से, और उनको लास्ट के दिनों में रिवाइज कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करो आराम से, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का जो है मेनली मैंने नितिन सिंघानिया के अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। जिसने नोट्स नहीं बनाए होंगे उसने जो हाईलाइटेड पोर्शन अगर बुक पे ही किया होगा ऑलरेडी, उनको अच्छे से हाईलाइट करो, प्लस इसको थोड़ा सा पीवाईक्यूज से देख लो, ठीक है। साथ साथ इसके पीवाईक्यूज देख लो। एंशिएंट हिस्ट्री का भी सेम रहता है, बुक से अगर ऑलरेडी हाईलाइट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है, जो मेन है कॉइन्स के बारे में, बुक्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, अलग अलग जो महाराजाज थे उनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में, इनका नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पे आर्ट एंड कल्चर में अगर आप रिलीजन्स की बात करोगे, उसमें जो है जैनिज्म पहले नंबर पे, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म, इनमें बहुत डेप्थ में जाना है, वहां पे उनकी टर्मिनोलॉजी समझनी है, उनके अलग अलग जो क्लासेस है, उनके अलग अलग जो क्लान्स है, उनको समझना बहुत जरूरी है और याद रखने की जरूरत है लास्ट के दिनों में, ठीक है। और अगर मैं आप बोलोगे कि उसमें कुछ एड ऑन करना चाहिए, इसमें ये है, एक ल्यूसेंट की बुक आती है तीनों के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक आती है, लास्ट के दिनों में आप उससे भी रिवाइज कर सकते हो, बट ये तब करना जब आपने ऑलरेडी बेसिक्स किया होगा, जब आपने मेन बुक्स पढ़ी होगी। बट ल्यूसेंट से आप रिवाइज कर सकते हो, मैंने लास्ट के दिनों में ल्यूसेंट ट्राई किया था, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट चीजें लिखी होती है तो आराम से रिवाइज हो जाता है, इजी करना हो जाता है। तो ल्यूसेंट आप यहां से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारा मेन प्रायोरिटी फोकस एरियाज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे अभी इसकी बात लास्ट पे करेंगे हम। यहां पे देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और एनवायरमेंट हो गया। इनकी बात जो है मैंने लास्ट पे क्यों की, क्योंकि इसको मैं करंट अफेयर, वो जो सारा पोर्शन था वो स्टैटिक पोर्शन था, इसको मैं करंट अफेयर्स के साथ जोड़ रहा हूं, ठीक है। साइंस एंड टेक को भी और एनवायरमेंट। अगर आप लास्ट ईयर के जितने भी प्रीलिम्स हुए हैं, आप देखोगे वहां पे जो साइंस एंड टेक है और एनवायरमेंट है, इसमें मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 20% ऑफ द करंट अफेयर्स जो है वो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के अराउंड रिवॉल्व होता है। मैंने बहुत बार बोला है कि एनवायरमेंट का करंट अफेयर क्या होता है, जैसे कि हम रामसर साइट्स पढ़ते हैं, हमेशा वो एड ऑन होते रहेंगे, नेशनल पार्क्स होते हैं वो एड ऑन होते रहेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग चीजें एनवायरमेंट में होगी, इस जगह से इस नेशनल रिजर्व से इस नेशनल रिजर्व में हमने टाइगर्स रिलोकेट किए, इस नेशनल रिजर्व में यहाँ पे लिपॉर्ड पाया जाता है, यहाँ पे ये चीज पाई जाती है, तो वो सारी चीज जो है वो ऐड भी होती है, वो चेंज भी हो जाएगी और वो स्टैटिक भी है। तो ये जो है मेनली करंट बेस्ड ही है, बट इसमें बीच में ऑप्शंस में जो है स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है। तो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट में मैं ये चाहूंगा कि आपने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। डोंट गो इनटू द बेसिक्स भी पढ़ना जरूरी है, जब भी आपको पता होगी फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, वो जो वो ट्रायंगल है, इसमें वो टेरिशरी, प्राइमरी, वो सारा जब आपको ऑलरेडी आइडिया होगा इस सब का, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं कि आप करंट अफेयर्स जो है इन दिनों में लास्ट 20 डेज में आपको रिवाइज करने की जरूरत। साइंस एंड टेक में मेनली आपका फोकस स्पेस सेक्टर पे होना चाहिए, आईटी पे होना चाहिए। जो आपने, अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा होगा, मेंस के सिलेबस में कैटेगोरिकली साइंस एंड टेक में स्पेस लिखा है, आईटी लिखा है, रोबोटिक्स लिखा है, वही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। वो जो मेंस का सिलेबस है, अगर वही सेम आप यहाँ पे रिवाइज करने बैठ गए कि स्पेस में कौन कौन से मिशन है, क्या नहीं है, किस कंट्री का कौन सा मिशन है, क्या बोलते हैं उसको, आईटी में कौन कौन सी चीजें हुई, अभी तक जो है, अभी तक चैट जीपीटी चल रहा था, अभी बीच में डीप सीक आया तो उसने सारा उड़ा दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं आईटी में जो चल रही है। वैसे ही ये फेक वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
तो बेसिकली करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको इन 20 दिनों में जितना हो सके उतना आप ब्रशअप कीजिए इन दिनों में, ठीक है, आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद हम चलेंगे, हमने जो है स्टैटिक पोर्शन हमने बोला 70% आ जाता है, फिर उसके बाद करंट का भी हमने बोल दिया। आगे हम चलेंगे अब सीसैट पे। सीसैट की अगर मैं बात करूंगा, देखिए इसमें कोई रूल नहीं है कि ये फॉलो करेंगे तो यही होगा, बट मेनली जो इंपॉर्टेंट है केएस के, जेकेएस के सीसैट के लिए, इसमें सीसैट यूपीएससी लेवल का नहीं आता है। एक सीसैट जो है एक नॉर्मल लेवल का रहता है, बट स्टिल कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। वो ये है कि आपका बैकग्राउंड लेके देखना है, किस पे फोकस करोगे। मैं हमेशा बोलता आया हूं, जिनका लिटरेचर बैकग्राउंड रहा है, जिनका ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है, वो सबसे पहला जो है कंप्रहेंशन पे ध्यान देंगे। ठीक, पहले हम डिस्कस करेंगे सीसेट, उसके बाद यहां पे आऊंगा। जैसे कि हमारा पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आता है रीजनिंग, तीसरा आता है कंप्रहेंशन। तो जिनका बैकग्राउंड लिटरेचर रहा है, ह्यूमैनिटीज रहा है, वो किस पे फोकस करेंगे? कंप्रहेंशन पे। कंप्रहेंशन उनकी स्ट्रेंथ होगी, वो आराम से जो है अपना पैराग्राफ वो पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेनली बीटेक वाले बैकग्राउंड से होंगे या प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, उनका मेनली जो फोकस होना चाहिए वो रीजनिंग और क्वांट पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस पे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जो सीसैट है इसमें प्रॉब्लम्स होती है, मैंने देखा है बहुत लोगों को होती है, बट जेकेएस के सीसैट के लिए एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो बेसिक्स है क्वांट में, फॉर एग्जांपल आपका एवरेज है, आपका एचसीएफ है, आपका एलसीएम है, ठीक है, आपका जो है और कौन से टॉपिक्स, एवरेज होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, और आपको क्वांट में विद ईज जो फॉर्मूलाज इनकी है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें आ गई, आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है, एक दो पेजेस पे जो है आप कंपाइल करके रखे ये सारे फॉर्मूला, लास्ट के दिनों में इनको आप विद ईज रिवाइज कर सकते। और इन 20 डेज में आपका फोकस क्वांट में ये होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज है इन फॉर्मूलाज को जो है रिवाइज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद जो है रीजनिंग, रीजनिंग का हम ये देखेंगे कि रीजनिंग में मेनली क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। अगर आप देखोगे कैलेंडर प्रॉब्लम्स आती है, ब्लड रिलेशंस आती है, ठीक है। अब मुझे बहुत सारी याद तो नहीं है, बट ये बेसिक्स है, इनको आपको क्या करते रहना है। अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस की है आपने, यूपीएससी के थोड़े पेपर्स देखो लास्ट ईयर्स के, ठीक है, उनसे उनकी जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है उनको देख के वो पेपर्स आगे करो और वो हो जाएगा उससे, ठीक है। तीसरा जो है वो है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन मैंने ऑलरेडी बोला है, देखो यूपीएससी के कंप्रहेंशन के और केएस के कंप्रहेंशन में थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर हम यहां पे बात करेंगे केएस का कंप्रहेंशन और यूपीएससी का कंप्रहेंशन, जेकेएस, ठीक है। कंप्रहेंशन में सिर्फ इशू इतना आता है यूपीएससी में, यहां पे क्वेश्चंस जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्वेश्चंस आता है इन्फ्रेंस, क्वेश्चंस आता है क्या रैशनल होगा इसका। आप मुझे बताइए इस पैराग्राफ का या जो ऊपर लिखा है इससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है, क्या रैशनैलिटी है इसके पीछे। यानी जब लिख रहा था वो बंदा जिसने वो लिखा है, वो ज्यादातर आर्टिकल्स होते हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, जब उसने लिखा है ऑथर ने, तो उसके पीछे जो माइंड है वो उस टाइम पे क्या सोच रहा था, ये है यूपीएससी की। उस टाइम पे वो डिड्यूस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिकोड करना टफ हो जाता है। बट केएस में सिंपल पैराग्राफ ऊपर से दिया होगा, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, और क्वेश्चन होगा इसने ये कहां पे बोला, बस ढूंढना है वहां से, वो निकल जाएगा। तो कंप्रहेंशन का जो केएस का कंप्रहेंशन है वो रिलेटिवली इससे थोड़ा सा इजी होता है, तो ये विद ईज होना चाहिए। 20 डेज में सीसैट के लिए कुछ नहीं करना है, इसको समराइज कर रहा हूं मैं। बेसिक फार्मूलाज, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद रीजनिंग जो है, पीवाईक्यूज को देख के जो ब्लड रिलेशंस है, कैलेंडर प्रॉब्लम्स है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है उनको देख के थोड़ा सा रिवाइज करना है, और ये देखना है कि उनका शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने का क्या है, ठीक है। तीसरा जो है वो है कंप्रहेंशन, और कंप्रहेंशन का मैंने ऑलरेडी आपको बोला, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा यूपीएससी के ये निकालो या केएस के पिछले साल के निकालो, उनको उसमें ही क्वेश्चन सॉल्व करो पैराग्राफ पढ़ के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीएस पार्ट और हमारा हो गया सीसैट पार्ट। अब कुछ चीजें लास्ट पे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, यहां पे थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे।
जब आप पेपर देने जाओगे, ये 20 दिन आपके खत्म होंगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो इन 20 दिनों में आपका एक प्लान बनना चाहिए कि आप जो केएस का जीएस का पेपर है और सीसैट का पेपर है वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ दोस्त थे या मैं खुद था, हम क्या करते थे, अगर 100 क्वेश्चन जीएस में है, ठीक है, हम पहले टर्म में ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चंस करते थे जो हमें डायरेक्टली आते थे, या 50 मान लो, जिसके जितने आते थे पहले टर्म में उतने क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट टर्म जो है उसमें 60 to 70 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर हमने सेकंड टर्म में 20 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इस सेकंड टर्म में वो क्वेश्चंस करता था जिनमें मुझे लगता था कि एलिमिनेशन मेथड यूज होगा या कोई और मेथड जिससे मेरे जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। वो 20 क्वेश्चन सेकंड टर्म में, लास्ट पे वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे, किए तो किए, नहीं किए तो छोड़ दिए, अगर किए तो उसमें तुक्का वुक्का मारा, ठीक है, तुक्का मार के कर दिया, यानी क्या हुआ कि मुझे 2 ऑप्शंस पता है, 2 ऑप्शन का पता नहीं, तो वो 50-50 में चले जाते। तो उन 50-50 में देखना है, कोई 80 पे 80 अटेम्प्ट करता है, कोई 90 अटेम्प्ट करता है, कोई 100 के 100 अटेम्प्ट करता है। तो ऐसे टर्न वाइज आप एक प्लान बनाओ इन दिनों में कि आप फर्स्ट टर्म में कितने करोगे, सेकंड टर्म में कितने करोगे, थर्ड टर्म में, और फिर उसके बाद क्या करना है, स्टिक टू दैट प्लान। जो आपने इन दिनों में प्लान बनाया 20 दिनों में मैं ऐसे अपना पेपर सॉल्व करूंगा, तो उन 20 दिनों में प्लान बन गया, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था यूपीएससी के सीसैट में, मैंने प्लान एग्जाम में ही चेंज कर दिया, तो वो चीज वो गलती नहीं करनी है। प्लान बिल्कुल वही रखना है जो आप इन 20 दिनों में करोगे। उसके बाद पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी नहीं, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से लिखा है, डू चेंज योर पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन एग्जाम। एग्जाम में कोई चीज गलत करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ाई की है 1 साल उस पर कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी बात यह है, जो आपने प्लान बनाया है वही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है डू रिवाइज लास्ट मिनट सीसैट नोट्स, ऑलरेडी डिस्कस किया, जो आपने सीसैट के नोट्स बनाए उनको रिवाइज। रिमेंबर वी हैव ओनली 60, ये 66 मार्क्स जो है ये जेकेपीएससी के लिए नहीं है, ये है यूपीएससी के लिए, ठीक है। यहां पे ख्याल रखना, यहां पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यूज कॉमन सेंस वेयर नॉलेज इज इन रियर। बहुत सारी जगहें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत फैक्चुअल डिटेल्स दी जाएंगी जहां पे मे बी लिखा होगा, जहां पे कैन लिखा होगा, जहां पे कुछ ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, जैसे एग्जामिनर वहीं से मे बी बता रहा है, जैसे एग्जामिनर वहीं से कैन बता रहा है, ये इसमें क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो इन जो है इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, ये ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, 50-50 चांस है, बट चेक करके अच्छे से देखना है इनको। तो कॉमन सेंस जो है वो लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कीनली, समटाइम्स आंसर लाइज इन द क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, इवन कि एक बार हुआ भी था, एक जगह पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कोई फैक्चुअल चीज डाली थी और वही क्वेश्चन किसी ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन में था। तो वो चीज देखना बहुत जरूरी है, आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है, प्लस जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, कहीं वही क्वेश्चन कहीं का आंसर ना हो जाए, तो वो चीज बहुत जरूरी है, ठीक है। अटेम्प्ट एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डोंट गिव फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव देखो ये ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का फियर नहीं रखना, बट रखना भी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं है कि मुझे 100 करके ही आना है, उसमें 50 मार्क्स आ जाएंगे तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, वैसा नहीं करना है। एक स्ट्रेटजी बनानी है, एक अच्छे वे में इस प्लान को डिवाइस करना है कि अगर मैं या आपने जो ऑलरेडी मॉक टेस्ट दिए होंगे उनमें आपने एक प्लान बनाया होगा, अगर मैं 100 अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे कितने गलत होते हैं, मेरी एक्यूरेसी कितनी रहती है, अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो उसमें मेरी एक्यूरेसी कितनी रहती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। उसके बाद इफ पॉसिबल डू स्ट्रॉन्ग पोर्शन फर्स्ट दैट विल बिल्ड मोमेंटम थ्रू आउट द पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में मैंने ये एग्जीक्यूट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पॉलिटी स्ट्रांग होता था, पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने पहले कर लिए, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि जब 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे, 20 के 20 आपको आते हैं, आपने कर लिए, आपको खुद ही पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बाकी जो पेपर है वो विद ईज आप सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि लास्ट के दिनों में थोड़ा सा, लास्ट 20 डेज इसमें अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट रखिए, ठीक है। जो आपके साइड में लाइब्रेरी में बैठा है वो आपको फिर से डिस्करेज करेगा, डिमोटिवेट करेगा, उसकी नहीं सुननी है, अपनी सुननी है। जो इन 1 साल में आपने पढ़ाई की है उस पर फोकस करना है। अभी जो है हर कोई बंदा आपको ये बोलेगा टफ है, वो है, ये है, नहीं होगा, मेरा 10 बार नहीं हुआ था, 5 बार नहीं हुआ था, मैंने लास्ट टाइम ये किया था, उस चीज पर फोकस मत करो। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जोन में हो कि नहीं, वो स्पेस ढूंढो, वो अपना जोन ढूंढो और इन 20 दिनों में उसी जोन में रहो, किसी को आने मत दो उस चीज में, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो क्योंकि आपने 1 साल पढ़ाई की है, तो उस 1 साल पे बहुत
ज्यादा टाइम आपने ऑलरेडी दिया है, तो वो साल जो है इन 20 दिनों में आपका सब फ्यूचर वगैरह डिसाइड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मेन इज द कॉन्फिडेंस, ये चीज दिमाग में रखनी है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।